नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा, लेक्चरर एवं विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस, मानसरोवर, जयपुर। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्राचीन भारत की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता मानी जाती है, इसे अनेक नामों से जाना जाता है। जो आप खंडहर देख रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता एवं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है, इसमें से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे नेट के एग्ज़ाम होती है, आईएएस का एग्ज़ाम होता है, या आरएएस की एग्ज़ाम होती है, या अनेक यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष संसार के सबसे प्राचीन सभ्य देशों में से एक है। इसका इतिहास, सभ्यता और संस्कृति बहुत प्राचीन है। सभ्यता जिसका विस्तार क्षेत्र है, आप देखते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में जो है सौराष्ट्र, और इधर आप पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सौराष्ट्र तक है। सभ्यता किसी समाज की भौतिक तथा आध्यात्मिक उपलब्धियों का योग सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थान है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई, जिसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। सभ्यता का जो विस्तार है, ये अब तक इस सभ्यता के 1000 स्थानों का पता चल चुका है। इसका फैलाव जम्मू से दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान तट से लेकर उत्तर में मेरठ तक है। इसका संपूर्ण जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर है, और ये सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई है। इसके काल निर्धारण को लेकर के अनेक मत हैं, जिसमें माधव स्वरूप वत्स है, राजबली पांडे साहब है, जॉन मार्शल साहब है, संकालिया साहब हैं, फेयर सर्विस हैं, व्हीलर हैं और डॉक्टर पुसालकर हैं। परंतु सबसे जो बहुमान्य मत प्रमाणित माना जाता है वो रेडियो कार्बन C14 के अनुसार माना जाता है, और वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। सिंधु सभ्यता के जनक कौन थे? सामान्यतया ये माना जाता है कि ये भारतीय सभ्यता है, या इसके मूल में विदेशी जो है सभ्यता रही है। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जो मानने वाले हैं, उनमें गार्डन चाइल्ड है, व्हीलर है, द्रविड़ मार्शल है, राखलदास बनर्जी हैं, ये इसको द्रविड़ मानते हैं। पुसालकर और SR राव साहब आर्यों द्वारा इसको विकसित मानते हैं। फेयर सर्विस साहब इसको ताम्रपाषाणिक संस्कृति मानते हैं। सुमित चटर्जी, राजबली पांडे साहब इसको स्वदेशी मानते हैं। ये अनेक जो स्थल हैं वो अनेक क्षेत्रों में स्थित हैं, जो अनेक नदियों के किनारे हैं, जो आप देख रहे हैं। जैसे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। लोथल है जो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ है जो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। मुंडीगौक है जो अफगानिस्तान में है। देसलपुर है जो गुजरात में मादर नदी के किनारे है। हुलास है जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी है जो जिंद हरियाणा में है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उसमें हम देखते हैं सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं कला और विज्ञान का विकास किस तरह से इन लोगों ने किया। आप देख रहे हैं ये नगर नियोजन है। ऐसा माना जाता है कि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे सुव्यवस्थित नगर नियोजन की बात करें तो वो सिंधु सभ्यता ही है। यहाँ बहुत अच्छी सड़क व्यवस्था है जो चौराहों पर समकोण पर काटती है। इसके अलावा नगर की आवासीय व्यवस्था, नगर की स्वच्छता, सैनिटरी सिस्टम, इसको भी आप भली भांति देख सकते हैं। आज वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो शहर है उनमें जल निकास प्रणाली बहुत ठीक नहीं है, जबकि प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनका जो सामाजिक जीवन है उसमें हम परिवार की बात करते हैं। परिवार के अलावा हम खान पान की बात करते हैं, वेशभूषा की बात करते हैं, आभूषणों की बात करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इस समय का जो समाज था उसको मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। इसका जो आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो खासतौर से कृषि पशुपालन के अलावा ये व्यापार भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अनेक प्रकार के उद्योग, लघु उद्योग थे।
यहाँ अनेक कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे शिल्प उद्योग के बारे में भी जानकारी मिली है। धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति उपासक थे। मोहनजोदड़ो से एक आदि शिव की मूर्ति मिली है, जो आप देख रहे हैं। मृतक संस्कार, भक्ति, योग, देव उपासना, जल की पूजा, प्रकृति पूजा, पशुओं की पूजा, अनेक जो है इसमें समाहित हुए हैं। यहाँ की जो लिपि है उसको बुस्ट्रोफेडन कहते हैं, जो है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें लेखन का ज्ञान था, परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। अन्य जो सभ्यताएं हैं उनका इससे संबंध रहा है। आप देख रहे हैं एक तरफ मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया जो इराक में है, इंडस वैली है, और इजिप्ट है, मिस्र। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है इसका संबंध मेसोपोटामिया और इनसे रहा है। व्यापारिक आदान प्रदान होता था। भारत में जो सैंदपुरा स्थल जो लोथल है, लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ गोदीवाड़ा इन द सेंस जो बंदरगाहों के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर विद्वान ये अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता का विदेशों के साथ में जलमार्ग के द्वारा व्यापार रहा होगा। सिंधु सभ्यता जो एक बहुत व्यवस्थित सभ्यता थी, लेकिन क्या कारण है कि इसका पतन हो गया। पतन और उत्थान ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसका उत्थान हुआ है निश्चित रूप से उसका पतन होगा, परंतु हमें ये विचार करना चाहिए कि पतन क्यों हुआ। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसके एक कारण ना होकर के अनेक कारण माने जाते रहे हैं, जिसमें अनेक विद्वान हैं। जिसमें पहले हैं गार्डन चाइल्ड साहब। गार्डन चाइल्ड साहब कहते हैं कि विदेशी आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी हैं। आर्य जो कि विद्वानों का मानना है कि विदेशी हैं और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए गार्डन चाइल्ड साहब का ये मानना है कि विदेशी आक्रमण इसके पतन के मूल में रहे हैं। दूसरा ह्यूलर साहब हैं, वो ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा इंद्र को इसका उत्तरदायी मानते हैं। इंद्र को सामान्यतः पुरोभित्ता कहा गया। पुरोभित्ता इन द सेंस नगरों को नष्ट करने वाला। कैनेडी साहब का मानना है कि महामारी, कि उस समय अनेक महामारी फैल गई होंगी जिसके कारण मानव जीवन नष्ट हो गया। एसआर राव साहब कहते हैं कि बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, अर्थात जलवायु में परिवर्तन आया और उस जलवायु परिवर्तन के कारण, जल अप्लावन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया। अर्नेस्ट मैके साहब भी कुछ इसी तरह से कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी सभ्यता के पतन का एक कारण न होकर के अनेक जो है कारण उसके मूल में जान पड़ते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बारे में राइक्स लॉम्बिक कहते हैं कि जलीय कारण बाढ़ नदियों द्वारा मार्ग का परिवर्तित हो जाना भी माना जाता है। रूसी वैज्ञानिक है दिद मैत्रेय, वो ये कहते हैं कि अंतरिक्ष से पिंडों के गिरने से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है, लेकिन इसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अब अंत में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है उत्तरजीविता की। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उत्तरजीविता किसे कहते हैं। तो उत्तरजीविता का जो आशय है वो है जो बाद उसके अंत होने से बाद तक सामाजिक और धार्मिक जीवन में उसकी विशेषताओं को देखा जाता रहा है। सिंधु घाटी जो सभ्यता का समाज था, उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी, उस समय का जो आर्थिक जीवन था, वो आज भी हमारे सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक जीवन में परिलक्षित हो रहा है। अगर हम बात करें सामाजिक जीवन की, तो उनका जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक था, अर्थात वो माता, चूंकि उस समय के उत्खनन में नारी की अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिसके आधार पर ऐसा कहा जाता है कि वो मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। तो आज भी हम हमारे समाज में देखते हैं कि जो है हमारे घरों में माता की बहुत महत्ता होती है। जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदोपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि माँ से जो है स्वर्ग से बढ़कर होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। तो इस रूप में हम सिंधु सभ्यता की उत्तरजीविता को देख सकते हैं। दूसरा, अगर हम जल की बात, जो धर्म की बात करें, तो उस समय जो है जल का धार्मिक महत्व था।
कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है वो स्नान करने के बाद में ही संपन्न होता है। जो बहुत विशाल स्नानागार उस समय के प्राप्त हुए। इसके अलावा उस समय का जो समाधान प्रक्रिया है जिसमें जलाया भी जाता था, गाढ़ा जाता था शवों को, जिनको आंशिक समाधान या पूर्ण समाधान की परंपरा कहते हैं, तो वो आज भी हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। उस समय शिव की उपासना होती थी, योगीराज पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली है, तो आज भी हमारे जो है जीवन में शिव की उपासना का विशेष महत्व है। उस समय वृक्षों की उपासना होती थी, आज भी हमारे समाज में वृक्ष उपासना का काफ़ी महत्व है। हम आए दिन हमारी जो संस्कृति, जो त्यौहार हैं, जो उत्सव हैं, उनमें हम देखते हैं कि अनेक जो है वृक्षों की हम उपासना करते हैं। जैसे पीपल का पेड़ है, जैसे केला का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इनकी हम पूजा करते हैं। उस समय नाग देवता की उपासना थी। आज भी श्रावण के महीने में हम नाग पंचमी मनाते हैं। कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिंधु सभ्यता है वो नष्ट हो गई। हालांकि इसकी जो परत हैं उनको स्पष्ट जो है अभी तक इस रूप में नहीं किया जा सका है कि वो जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो महत्व है वो कम है। वो अलग बात है कि जिस दिन सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ा जाएगा उस दिन हो सकता है नई चीज़ें सामने आ सकती हैं, परंतु जो उस सभ्यता के भौतिक अवशेष मिल रहे हैं उनके आधार पर हम इतना मान सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले अगर व्यवस्थित रूप से जीवन की शुरुआत हुई या व्यवस्थित रूप से नगरों का निर्माण हुआ तो वो भारत ही उसमें अग्रगण्य माना जा सकता है। धन्यवाद।